नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। आज हम इन चित्रों के नाम की बजाय इन चित्रों के विषय में कुछ वाक्यों को जानेंगे। जैसे पहला चित्र है, गुलाब का रंग सफ़ेद है। दूसरा, हाथी एक मोटा जानवर है। और तीसरा, हवा महल एक सुंदर महल है। आपने इन तीनों वाक्यों में देखा कि कुछ शब्द अलग रंग से लिखे गए हैं। तो जैसे सफ़ेद, मोटा, सुंदर, ये सारे शब्द इन चित्रों की विशेषताएं बतला रही हैं। तो आज हम इसी तरह की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। किस पाठ में? विशेषण में। तो चलिए सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे कि विशेषण की क्या परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कुछ और उदाहरण जानेंगे, जैसे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुछ और उदाहरण, नदी का पानी शीतल होता है। तो ये था, यहाँ पर आपने देखा पहले वाक्य में रंग बिरंगे, दूसरे वाक्य में शीतल, ये सारी विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। अब हम ये जानेंगे कि विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जिन शब्दों की या जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में से ही मैं आपको समझा रही हूँ कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं। तो पहले उदाहरण में फूल शब्द विशेष्य है और रंग बिरंगे विशेषण। दूसरे वाक्य में नदी शब्द विशेष्य है और शीतल विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विशेषण के भेद के विषय में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए सर्वप्रथम गुणवाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। शुरुआत परिभाषा से करते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण, आम मीठा है। दूसरा उदाहरण, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तो यह आम के गुण को बतला रहा है और कोयल की आवाज़ के गुण को बतला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण के प्रकारों के विषय में जानेंगे कि किन किन गुणों को के विषय में बतलाया जाता है। जैसे पहला देखिए गुण, दूसरा है दोष, तीसरा आकार, चौथा है स्थान, पांचवा रंग और छठा है काल। उनसे संबंधित शब्द बगल में दिए गए हैं। कुछ और प्रकारों को जानेंगे, जैसे कि अगला है दशा, स्पर्श, दिशा, स्वाद, ध्वनि और गंध। तो इनसे संबंधित शब्द आगे दिए गए हैं। चलिए अब अगले भेद के विषय में एक नज़र डालते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं के विषय में बतलाने वाला विशेषण। कैसे? उदाहरण द्वारा जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। टोकरी में कुछ सेब रखे हुए हैं। मैदान में 2 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। पहले वाक्य में देखिए सेब दिया गया है लेकिन हमें उनकी निश्चित संख्या नहीं पता है, और दूसरे वाक्य में बच्चे दिए गए हैं पर हमें उनकी निश्चित संख्या पता है। तो इसी आधार पर हम संख्यावाचक विशेषण के भेदों को जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सर्वप्रथम हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? उदाहरण की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे देखिए
5 गुब्बारे, 3 पुस्तकें। तो यहाँ पर हमें वस्तुओं की निश्चित संख्या के विषय में पता है। अब हम अगला भेद जानेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इनकी परिभाषा जानेंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किस तरह से? उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्लेट में थोड़े गुलाब जामुन पड़े हैं। यहाँ पर वस्तुओं और लड़कों की संख्या हमें नहीं पता है, इसलिए यह अनिश्चित है। अब अगला भेद देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा जानेंगे सर्वप्रथम। वस्तुओं के माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पिछले विशेषण के भेद में आपने देखा कि संख्याओं को बतलाया जा रहा है। इस विशेषण में वस्तुओं के नाप तोल या उनके वजन के विषय में बतलाया जाता है। उदाहरण द्वारा जानेंगे। जैसे देखिए, 1 लीटर दूध, 5 किलो चावल, 4 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर दूध के वजन को बतलाया गया है, चावल के वजन को बतलाया गया है और साथ ही साथ कपड़े के माप को बतलाया गया है। अब हम देखेंगे इसके भेद। तो इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही अर्थ पता चल रहा है, तो सर्वप्रथम हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे 2 मीटर रस्सी, 10 किलो आटा। तो यहाँ पर हमें रस्सी और आटा की सही मात्रा के विषय में पता है। अगला भेद जानेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए। जैसे गाय को थोड़ा चारा खिला दो। तो हमें यहाँ पर चारा की मात्रा नहीं पता है। दूसरा है वर्षा से बहुत पानी भर गया। तो ये था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह जानेंगे। जैसे पहला उदाहरण देखिए, वह विद्यालय मेरा है, यह साइकिल मेरी है। तो पहले उदाहरण में देखिए, विद्यालय शब्द संज्ञा है और संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द आया है वह, इसलिए यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। चूँकि इस वाक्य को संकेत के द्वारा बताया जा रहा है या बोला जा रहा है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। कहीं कहीं पर आपको दोनों ही प्रकार के विशेषण में समान शब्द दिखाई देंगे, पर हमें अंतर कैसे पता चलेगा, इसके विषय में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम संख्यावाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। जब विशेषण किसी ऐसी वस्तु के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं तो वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक क्या है? जब इन्हीं विशेषणों का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ के साथ किया जाता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बल्कि उनका हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। कैसे? उदाहरण देखिए। यहाँ पर मैं आपको 2 वाक्य दे रही हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, कुछ दूध बच्चे को दे दो, और दूसरा वाक्य है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। इन दोनों ही वाक्य में एक शब्द समान है। कौन सा शब्द? कुछ। लेकिन पहले वाक्य का कुछ परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि हम दूध को गिन नहीं सकते, और दूसरे वाक्य में आया हुआ कुछ संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि हम रुपए को गिन सकते हैं।
तो ये था इन दोनों के बीच का अंतर। अब हम अगला अंतर जानेंगे जो कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के मध्य में है। तो वो अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ सर्वनाम के शब्द दिए गए हैं, जैसे यह, वह, वे, इस, उस, इन, कोई। इस प्रकार के कई सारे सर्वनाम शब्द हैं। जब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं अर्थात संज्ञा के बदले आते हैं तब यह सर्वनाम कहलाते हैं। और जब इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ किया जाता है तब यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तब यह क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कैसे? उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर फिर मैं आपको दो उदाहरण दे रही हूँ जो कि एक ही चित्र से संबंधित हैं। अगर आपको ये चित्र दिया गया है तो यहाँ पर दो प्रकार से वाक्य बन रहे हैं। जैसे पहला वाक्य है वे खेल रहे हैं, और अगर हम इसमें थोड़ा बदलाव करें तो दूसरा वाक्य बना वे लड़के खेल रहे हैं। तो पहले वाक्य में जो वे शब्द आया है वह सर्वनाम है और दूसरे वाक्य में वे शब्द लड़के संज्ञा शब्द के साथ आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम विशेषणों की तुलना के विषय में जानेंगे, जिसे विशेषण की अवस्थाएं भी कही जाती है। तो ये कुल 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। अब हम सर्वप्रथम मूलावस्था के विषय में जानेंगे कि मूलावस्था क्या होता है। इस अवस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी की तुलना नहीं की जाती। अर्थात मूल अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जैसे हैं उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता और न ही किसी की तुलना की जाती है। कैसे? उदाहरण जानेंगे। खजूर का पेड़ लंबा होता है। तो यहाँ पर खजूर के पेड़ की तुलना किसी से भी नहीं की गई है। अब दूसरा अवस्था देखेंगे। दूसरा अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है? जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। अर्थात यहाँ पर दो के बीच में तुलना की जाती है। कैसे? उदाहरण पर ध्यान देंगे। रमेश सुरेश से अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पर रमेश की तुलना सुरेश से की गई है। अब तीसरी अवस्था देखेंगे जो है उत्तमावस्था। यह क्या होता है? उसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक की सबसे अधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। अर्थात एक को सबसे अच्छा या सबसे खराब बतलाया जाता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखेंगे। एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है। अर्थात यहाँ पर एवरेस्ट को सबसे ऊंचा बतलाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि विशेषण शब्द की रचना कैसे होती है। तो चलिए, विशेषण की रचना कुल 4 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला है संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा है क्रिया के शब्दों से और चौथा है अव्यय से। तो सर्वप्रथम हम संज्ञा के शब्दों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संज्ञा से विशेषण किस तरह बनता है उसके विषय में बतलाया गया है। तो पहले कॉलम में कुछ प्रत्यय शब्द दिए गए हैं जो कि संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का काम करता है। तो मैं आपको एक पढ़कर बताऊंगी। जैसे पहला है ईला और संज्ञा शब्द है चमक। जब चमक में ईला प्रत्यय बना तो क्या हुआ? चमकीला। इसी तरह आपके कुछ और भी प्रत्यय हैं और उससे बने हुए शब्द हैं। कुछ और संज्ञा से बने हुए शब्द देखेंगे। यहाँ कुछ और अलग अलग प्रत्यय हैं, जैसे दायक, कष्ट के साथ जुड़ा तो बन गया कष्टदायक। दाई दुख के शब्द के साथ जुड़ा तो बन गया दुखदाई। ये थे संज्ञा से किस तरह विशेषण बनाया जाता है। अब हम अगला देखेंगे कि सर्वनाम के शब्दों से विशेषण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे पहला शब्द है जो, तो विशेषण बना जैसा। मैं मुझसा, यह ऐसा, आप आपसी या
आप, सा, इस तरह से। अब हम जानेंगे कि क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ क्रिया के शब्द दिए गए, जैसे पत, पतित, खाना, खाने वाला या खाऊं। इस तरह से आपको और भी क्रिया के शब्द और उनसे बने हुए विशेषण शब्द दिए गए हैं। अब जानेंगे कि अव्यय से किस तरह विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे अव्यय शब्द है भीतर, तो विशेषण हुआ भीतरी या भीतर वाला। ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, सतह, सतही, आगे, अगला, इस तरह से। तो ये थे विशेषण की रचनाएं। अब हम जानेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। तो सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात दिए गए वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम की तो विशेषता बतला ही रहा है, साथ ही साथ उस विशेषता को और अच्छी तरह से बतलाया जाए तो वह प्रविशेषण होता है। कैसे, उदाहरण द्वारा जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 वाक्य दिया गया है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर तेज शब्द अगर विशेषण है तो बहुत प्रविशेषण। दूसरा वाक्य देखेंगे। जिराफ सबसे लंबा जानवर है, तो लंबा हुआ विशेषण और सबसे हुआ प्रविशेषण। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को विशेषण से संबंधित यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यदि आपको विशेषण से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।